गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज मेरे साथ है वैभवी। वैभवी जो है वो आज हमें एसओपी के बारे में बताने वाली है कि किस तरीके से एसओपी लिखा जाता है। इनकी जो एसओपी है वो आईसर भोपाल में सेलेक्ट की गई थी, टीआईएफआर मुंबई में, टीआईएफआर हैदराबाद, एनसीबीएस, आईसर पुणे और आईआईएससी में इनका जो एसओपी है वो सिलेक्ट किया गया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वैभवी, थैंक यू सो मच बंसल बायोलॉजी के साथ जुड़ने के लिए और बच्चों को गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम बुलाने के लिए। बिकॉज ये बहुत डाउट रहता है तो मैंने सोचा चलो ठीक है, एक ओवरऑल आंसर कर दिया जाए। तो वैभवी, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने इतने सारे इंस्टीट्यूट्स में एसओपी लिखा था, तो क्या हर इंस्टीट्यूट में आपने सेम ही एसओपी भेजा था या डिफरेंट डिफरेंट भेजना होता है? तो सबसे पहले ना हर एक इंस्टीट्यूट अपना एक क्राइटेरिया भेजता है एसओपी लिखने का, कि आपको इसी कैरेक्टर लिमिट में लिखना है या इसी वर्ड लिमिट में लिखना है। और क्वेश्चन वो लोग एक जैसे बना के देते हैं कि आपको उसी क्वेश्चन के हिसाब से अपना एसओपी देना पड़ता है। तो आप सबसे पहले एक जनरल एसओपी बना लो। अब क्योंकि टीआईएफआर के सारे ब्रांचेस एसओपी मैंडेटरी होता है, तो और टीआईएफआर के सारे ब्रांचेस के लिए एक ही एसओपी जाना होता है। तो अगर आप उस पैटर्न के हिसाब से एसओपी अपना बना लोगे तो वो 3 इंस्टीट्यूट का एक बारी में हो गया। अब उसी एसओपी को मॉडिफाई करके थोड़े वर्ड्स इधर उधर करके छोटा करके फिर हम बाकी इंस्टीट्यूट्स के लिए भेजते हैं। जैसे कि आइजर पुणे ने एक वर्ड लिमिट दे रखी थी कि 1500 वर्ड्स के अंदर आपको एसओपी कंप्लीट करनी होती है। तो फिर सब वही आप जो टीआईएफआर का होता है उसमें वर्ड लिमिट थोड़ी ज्यादा होती है, तो आप वहीं से थोड़ा कम कर दो, कुछ वर्ड्स निकाल दो जो आपको लगे थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कम कर दो। मेजर क्वेश्चन एड्रेस हो, बस मेजर टेक्निक्स एड्रेस हो, ये देखते हुए आपको बाकी इंस्टीट्यूट्स के लिए भेजना होता है। मतलब आप सेम ही एसओपी सबको भेज सकते हो, इन शॉर्ट, बस ऊपर नीचे बिल्कुल। थोड़ा बहुत करके। हाँ, वो उसके क्राइटेरिया जो भी मेंशन रहेगा उसी के हिसाब से, क्योंकि वो लोग अगर आपका कैरेक्टर क्रॉस कर जाए कि जैसे कि आईआईएससी में भी एक कैरेक्टर बेस्ड था कि, तो फिर आपका एसओपी कैंसिल हो जाएगा। तो वही कैरेक्टर लिमिट में रह के करना है, बट कंटेंट सेम रखना है। कंटेंट सेम रख सकते हैं। ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पर ये डाउट है कि बच्चों का सबसे बड़ा डाउट तो यही है कि वो डिसाइड कैसे करे कि क्या लिखना है, कहाँ से एसओपी चूज करे, कहाँ से रिसर्च पेपर। तो मतलब आप ये बता सकते हो, जीरो से बच्चे को आज कुछ भी नहीं पता, उसको कैसे स्टेप्स लेकर जाने चाहिए आगे? तो ठीक है, इसके लिए मैंने भी अपना एक ऐसा प्रोसेस प्रिपेयर कर रखा था, तो मैं वहीं से देख देख के ही बता रही हूँ। तो सबसे पहले कि टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, तो फर्स्ट आपका जो ब्रॉड इंटरेस्ट है ना, वो ब्रॉड इंटरेस्ट चूज करो। जैसे कि इम्यूनोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सब। और बच्चे एक वो चीज करते हैं कि वो आरडीटी एज ब्रॉड इंटरेस्ट ले लेते हैं, बट आरडीटी कोई टॉपिक नहीं है। आरडीटी एक टूल है जो कि इधर के क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए आपको हेल्प किया जा सकता है। तो आरडीटी उसे आप क्वेश्चन नहीं फॉर्म कर सकते, बट आपके क्वेश्चंस के लिए जो टेक्निक्स इंपॉर्टेंट है वो आप आरडीटी से ले सकते हो। तो ये आपका ब्रॉड टॉपिक चूज करना हो गया। अब जैसे मैंने सेल बायोलॉजी चूज करी थी, तो उसके बाद आप सब टॉपिक चूज करो। तो सब सेल बायोलॉजी में ओवरऑल क्या सब टॉपिक्स है, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड कुछ हो गया, एक प्रोटीन ट्रांसलेशन मतलब प्रोटीन के फोल्डिंग वगैरह से रिलेटेड कुछ हो गया, एक ऑर्गेनल से रिलेटेड हो कि आप सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पे ध्यान दे रहे हो, सिर्फ लाइसोसोम पे ध्यान दे रहे हो। वो आपके अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, आपको जो ऑर्गेनल अच्छे से समझ में आया है, जो प्रोसेस अच्छे से समझ में आया है, वही आप चूज करो। तो मेरे हिसाब मतलब जब मैंने किया था तो मैंने प्रोटीन फोल्डिंग को अपने उस टारगेट में रखा था कि प्रोटीन फोल्डिंग पे मुझे काम करना है। फिर आपको रिसर्च पेपर्स पढ़ने, आप पबमेड में जाओ, गूगल स्कॉलर में जाओ, बस वही वर्ड लिखो। अगर आपने से फॉर एग्जांपल प्रोटीन फोल्डिंग चूज करी तो आप लिखो प्रोटीन फोल्डिंग। अब पेपर्स आते रहेंगे। अब सबसे पहली बात है, आप जो टाइम लिमिट है ना कि आप वो मतलब रिसर्च जब ये आने लगेंगे कि कौन कौन से पेपर्स है, वो टाइम लिमिट आप कम कर सकते हो। जैसे कि सिर्फ 2015 से जो रिसर्चर्स हुए उसी के पेपर्स आएंगे। तो फिर आप वो टाइम लिमिट का फिल्टर लगा दो और देखो आपको कौन सा पेपर थोड़ा देख के ऐसा जो हेडलाइन मतलब जो हेडिंग है या फिर टाइटल ऑफ द पेपर है वो कैची लगी। सबसे पहले वो उठाओ, उठा के वो पढ़ो। ऐसा नहीं कि पूरा पेपर पढ़ने बैठ जाना है, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ो, डिस्कशन पढ़ो। और डिस्कशन में ही वो लोग बता देते हैं कि इसका क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है। वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि हाँ ऐसे आपने 4-5 पेपर्स पढ़े, थोड़े लिंक्ड अगर वो पेपर्स भी, या फिर आपको एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते वक्त या पेपर का इंट्रोडक्शन पढ़ते वक्त रेफरेंसेस मिल जाते हैं साइड में, तो उधर से रेफरेंस में जाके कोई और पेपर पढ़ लो। फिर जो डिस्कशन पोर्शन है वहीं से जो क्वेश्चन है, ऐसे 3-4 पेपर्स पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन अपना फ्रेम कर लीजिए। अब वो जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लिए आप सर्च करिए। जैसे कि मैंने प्रोटीन फोल्डिंग के बारे में पढ़ रही थी जब मैं, तो मेरे को एक वर्ड बहुत मिल रहा था, क्लस्टरिन। बहुत जगह पे ये वर्ड था क्लस्टरिन क्लस्टरिन, तो मेरे को लगा ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो फिर मैंने क्लस्टरिन के बारे में सर्च किया।
फिर एक पेपर आया जिसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में ये लिखा हुआ था कि क्लस्टरिन इंट्रासेलुलर शैपरॉन्स तो होते ही है, क्लस्टरिन एक एक्स्ट्रा सेलुलर शैपरॉन है। मेरे को वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि ये कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर हो रहा है, इसकी क्या इफेक्ट्स हो सकती है। तो फिर मैंने क्लस्टरिन एक्स्ट्रा सेलुलर शैपरॉन करके सर्च करा। मतलब एक बहुत बड़े जगह से, बहुत बड़े वर्ड्स में से आपको थोड़ा थोड़ा करके वर्ड्स फिल्टर आउट करने होते हैं। फिर उसके बाद आप वही क्वेश्चन को सर्च करो कि क्लस्टर, जैसे मैं अपना ही बता सकती हूँ, क्लस्टरिन फिर कहाँ कैसे जनरेट हुआ, कैसे बाहर निकलता है वो सेल से। फिर मैं पढ़ती गई उन सब चीजों के बारे में, तो मेरे को एक ओवरऑल क्लस्टरिन का पिक्चर समझ में आ गया। फिर आप यूट्यूब में भी उस टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी साइंटिस्ट लेक्चर दिए रहते हैं उस टॉपिक पे, अपने लैब का काम बताते हैं। वहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं कि वो लोग क्या क्वेश्चन एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन को आप थोड़ा अपने हिसाब से मोल्ड करके एड्रेस करो। ये हो गया पहला। तो ये मतलब सिलेक्शन ऑफ द टॉपिक हो गया। रिसर्च गैप कैसे ढूंढ रहे हैं ये मैंने बता दिया। अब उसके बाद बैकग्राउंड कैसे जनरेट करना है। तो आप सबसे पहले जो आपको टॉपिक मिला है उसको आप डेली लाइफ किसी चीज से कनेक्ट करने की कोशिश करो। जैसे मेरे हिसाब से क्लस्टरिंग जो था वो एक कोई भी स्ट्रेस कंडीशन में प्रोटीन फोल्डिंग में हेल्प करती है। तो मैं सोचा कि डेली लाइफ में प्रोटीन फोल्डिंग में क्या ही प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अब अगर डिजीज के बारे में मैं लिखने जाऊँ तो मुझे डिजीज का भी अलग से बहुत पढ़ना पड़ेगा, वो एक फिर क्योंकि इंटरव्यू में से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो मैंने हैवी मेटल स्ट्रेस उठाया, क्योंकि इंडिया में बहुत पानी पानी में ऐसा लेड, फिर आर्सेनिक, ये सब हैवी मेटल स्ट्रेस होता है। तो आप बताओ कि अगर हैवी मेटल स्ट्रेस आया बॉडी पे, तो आर्सेनिक मतलब जो भी आर्सेनिक या लेड जो भी आता है उससे क्लस्टरिन कैसे आपको बचा सकता है। तो फिर मैंने ऐसे करके अपना वो बनाया। तो आप कोई भी ऐसा टॉपिक उठाओ तो उसमें बॉडी का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है वो देखने के लिए आपको स्ट्रेस कंडीशन अप्लाई करो। वो स्ट्रेस थोड़ा रियल लाइफ स्ट्रेस, जैसे कि पोल्यूशन का आप ले सकते हो, कितने कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, या फिर सल्फर बढ़ रहा है, या फिर हैवी मेटल, या फिर अभी जैसे कि कोई भी बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उसका क्या, ऐसे करके ऊपर ऊपर से कि जो मतलब ऐसे नहीं कि बहुत डीप में कुछ जाने, क्योंकि ग्रेजुएट लेवल के बच्चे को कितना ही पता होगा, ज्यादा पता नहीं होता। और वो लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करते हमसे कि हम बहुत कुछ बड़ा लिख देंगे। तो ऐसे जो बिल्कुल आंखों के सामने दिख रहा है उसी क्वेश्चन को उठाने से आपका जो बैकग्राउंड होता है वो स्ट्रांग बनता है कि मैं ये क्वेश्चन क्यों एड्रेस कर रही हूँ, उसका क्या मतलब नॉवेल्टी क्या है इस क्वेश्चन का। तो वो हो जाने के बाद फिर हम काम कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे उसको लेके। तो अब मैंने देखा कि मेरा क्वेश्चन ये था कि क्लस्टरिन कैसे हेवी मेटल स्ट्रेस पे काम करता है। तो अगर ये क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचते हैं कि मतलब उसके प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर होगा, आरएनए का कुछ कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर होगा। तो अब ये करने के लिए तो टेक्निक्स मैम ने ही पढ़ाई है कि आप प्रोटीन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट देख लो, आरएनए के लिए नॉर्दर्न ब्लॉट देख लो। तो फिर ऐसे किसी जेल रन कर लो, या फिर कोई माइक्रोस्कोपी से या कुछ फ्लोरोसेंस टैग करके वो देख लो। तो ऐसे करके आपको टेक्निक, या फिर एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी कर लो, या फिर ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम कि इस प्रोटीन के साथ ये कौन से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो जो फिर टेक्निक्स पढ़ाए गए हैं उसी टेक्निक्स को आप अपना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में यूज करो। और जब भी आप अपना एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करोगे, हमेशा एक टेक्निक आप लिखने के लिए रखोगे और एक टेक्निक द बैक ऑफ माइंड रहना चाहिए। इसके अलावा ये भी हो सकता है, क्योंकि इंटरव्यू में कभी कभी ऑल्टरनेट टेक्निक से क्वेश्चन आता है कि चलो ये आपने लिखा है, इसके अलावा क्या कोई और टेक्निक है जो आप यूज कर सकते हो। तो ये एक चीज दिमाग में रखना है। उसके बाद आता है कि ऑल्टरनेट मतलब ऑल्टरनेट रिजल्ट्स, या फिर अपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और ऑल्टरनेट जो भी आउटपुट आ सकता है आप क्या सोच रहे हो उसके बारे में। तो उस पॉइंट पे आपको लिखना है कि आप जो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, कि मेरे हिसाब से जैसे था कि हाँ आर्सेनिक स्ट्रेस पे क्लस्टरिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, तो मैंने वही लिखा कि मेरे हिसाब से अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट्स करूंगी तो मैं देखूंगी आरएनए कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, प्रोटीन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो मैंने वो लिखा। और इसमें कोशिश करना कि कुछ बायोस्टैट का अगर हो सके तो आप थोड़ा इंक्लूड करो, कि मैं अपना डेटा जैसे लूंगा मैं उसके रेप्लिकेट्स बनाऊंगा। तो ये सब थोड़े थोड़े साइंटिफिक टर्म्स वो लोग देखते हैं कि बच्चे को बेसिक पता है कि नहीं, एक्सपेरिमेंट्स कैसे होते हैं उसके, कि मैं जब अपने कैलकुलेशंस करूंगा मैं इसका मीन लूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन चेक करूंगा, स्टैंडर्ड एरर देखूंगा। कोई टेस्ट का नाम अगर आपको बहुत अच्छे से पता हो कि काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट वगैरह, आप बिल्कुल अगर श्योर हो कि मेरे को ये आता है तो मैं इसको इंक्लूड कर सकता हूँ, तो फिर वो आप इंक्लूड कर दो। कि हम जो रिजल्ट एनालिसिस प्रोसेस भी वो लोग देखते हैं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है कि नहीं ये रिसर्च में, ट्रू रिसर्च में कैसे हम रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। तो इससे आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट हो गया। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस में आप ये भी बता सकते हो कि अगर मैंने जो एक्सपेक्ट किया है वो नहीं आया है रिजल्ट मेरा, तो मैं दूसरा क्या इससे इंटरफेरेंस कर सकता हूँ, सॉरी इन्फेरेंस कर सकता हूँ। एज इन मैंने जैसे कहा था कि मेरे हिसाब से क्लस्टरिन का लेवल बढ़ना चाहिए, पर अगर लेवल नहीं बढ़ रहा है तो मैं बताऊंगी शायद आर्सेनिक कुछ और
जगह पे इफेक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से उसका ट्रांसक्रिप्शन रुक रहा है, वो इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, या फिर वो प्रोटीन से ही बाइंड करके प्रोटीन के फंक्शन को ही बर्बाद कर रहा है, या प्रोटीन एग्रीगेट करवा दे रहा है। तो फिर वही, अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए तो आप क्या करोगे उसका, और अगर नेगेटिव रिजल्ट भी क्या क्या आ सकता है वो भी बताना जरूरी है एक एसओपी में। यही ओवरऑल एक एसओपी लिखने का स्ट्रक्चर है। तो एसओपी में आपने जैसे अभी बताया वैभवी, तो आपको पूरे मेथड्स भी लिखने पड़ते हैं आपको, जैसे हम लैब में कैसे करते थे कि ये सारी चीजें हमें हाँ, चाहिए, 0.1 मोलार NaOH चाहिए, तो ये सारी नहीं चीजें नहीं, भी आपको लिखनी होती? नहीं। बिल्कुल नहीं, ये हाँ। नहीं। जब आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन लिखते हो ना, जैसे कि से फॉर एग्जांपल आपको लिखना है कि मैं वेस्टर्न ब्लॉट करूंगा, हाँ। तो मैं कैसे वेस्टर्न ब्लॉट करूंगा, मैं अपना सेल एक्सट्रैक्ट लूंगा, एक्सट्रैक्ट लेने के बाद प्रोटीन को एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी से अगर मेरे को पता हो तो मैं निकाल लूंगा, निकालने के बाद मैं उसको एक वेस्टर्न ब्लॉट में एसडीएस पेज जेल में रन करूंगा, और मेरे को आना चाहिए कि बैंड ज्यादा हुआ है। अब वो लोग मान रहे हैं कि अगर आपने एसडीएस पेज लिखा है तो आपको पता है कि एसडीएस पेज अच्छा। कैसे होता है, तो इसीलिए आपको उसका डिटेल नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। और इस बार का मैंने जो टीआईएफआर का क्वेश्चन देखा, मतलब इस बार उन्होंने डायरेक्टली नहीं बोला कि एसओपी लिखो, उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि साइंस में कौन सा अभी जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं वो आपको अच्छा लगा है अभी तक का, और आपको क्यों अच्छा लगा, और उसको आप कैसे आगे ले सकते हो। तो ये एक एसओपी की तरह ही क्वेश्चन है, जहाँ पे पहले वो आपसे बैकग्राउंड मांग रहे हैं, उसके बाद आप क्या कर सकते हो वो मांग रहे हैं, और उससे आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, उसी को थोड़ा कॉम्पैक्टली उन्होंने इस बार लिखने बोला है। ओके, ठीक। तो आप मुझे ये बता सकते हैं वैभवी कि आपका जो एसओपी है उसमें क्या क्या चीजें जानी चाहिए, पॉइंटर्स क्या क्या होने चाहिए, एग्जैक्टली बच्चे को क्या क्या पुट करना है उसमें? अच्छा, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, सबसे पहले एक आपका टाइटल रहना चाहिए, एक इंट्रोडक्टरी लाइन रहना चाहिए, जिसमें उस एक लाइन में पता चले कि आप पूरे चीज में क्या बताना चाहते हो। उसके बाद एक इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या फिर बैकग्राउंड आना चाहिए। बैकग्राउंड में सबसे पहले आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, जैसे मैंने क्लस्टरिन के बारे में बोला था, तो 2 लाइन में कि क्लस्टरिन क्या है, फिर आगे वाले 1 या 2 लाइन में कि क्लस्टरिन के बारे में आज तक क्या पता लगा है लोगों को। ओके। फिर ये हो गया आपका बैकग्राउंड ऑफ द मॉलिक्यूल और ऑफ योर कंपाउंड ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद यू विल टेल कि इसका जो रियल लाइफ प्रॉब्लम अभी क्या चल रहा है, वो रियल लाइफ प्रॉब्लम आपने बता दी, तो आपका 4 लाइन ये हो गया, 4 लाइन रियल लाइफ प्रॉब्लम। फिर आखिरी 4 लाइन में आप ये बताओगे कि मैं इस प्रॉब्लम को, मतलब जो मेरे पास ऑलरेडी बैकग्राउंड नॉलेज है उसको मैं इस प्रॉब्लम पे रख के कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, वो आपको बैकग्राउंड में बताना है। उसमें आपको एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ नहीं बताना है, आपको बस उसमें वो दोनों चीजों को कनेक्ट करना है। फिर आता है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले मैंने प्रोटीन देखा था, तो सबसे पहले मैंने आरएनए देखा था, तो मैंने कहा था आरएनए कॉन्सेंट्रेशन और आरएनए वेरिएशन अंडर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर्सेनिक। तो ओके। वही, उसके बाद आप आरएनए कैसे देखोगे वो आपने लिख दिया, ज्यादा नहीं, 3-4 बुलेट पॉइंट्स में आप क्या करना चाहते हो। अगर आप नॉर्दर्न ब्लॉट करना चाहते हो, अगर आप आरटीपीसीआर करना चाहते हो, तो जो भी करना चाहते हो वो 3-4 पॉइंट्स में लिख दो। फिर उसके बाद मैं प्रोटीन देखूंगी, तो प्रोटीन कैसे देखो, वेस्टर्न ब्लॉट, तो तुमने वेस्टर्न ब्लॉट का देख दिया। ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम करना है तो ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम देख लिया। बस यही। अगर आप कोई तीसरा भी एक्सपेरिमेंट आपने प्लान किया, वो तीसरा एक्सपेरिमेंट का फिर हेडिंग, फिर उसके 3-4 बुलेट पॉइंट्स में वो खत्म। ज्यादा खींचना नहीं है एसओपी को, बुलेट पॉइंट्स में रखना है, क्योंकि अगर आप पैराग्राफ रखते हो तो वही बोर्ड्स में जो सिखाया जाता है कि बुलेट पॉइंट्स में लिखने से लोगों को पढ़ने का ध्यान रहता है, वो इधर भी काम करते कि बुलेट पॉइंट्स में ही रखना है। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स भी जितने हो सके बुलेट पॉइंट्स, कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट मेरे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन एड्रेस किया था एक्सपेरिमेंट डिजाइन में, उसका एक बुलेट पॉइंट में लिख दिया कि ये रिजल्ट आना चाहिए। दूसरे का 3 बुलेट, अगर आपने 3 एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन किया तो 3 बुलेट पॉइंट्स में एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। फिर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस भी 1 या 2 पॉइंट्स में लिख दो। ऐसा मतलब बहुत टू दी पॉइंट। वो लोग कहानी नहीं सुनना चाहते, क्योंकि उनको बहुत एसओपीस पढ़ने होते हैं, उसमें से कुछ अलग करना होता है कि आपका एसओपी दिख जाए। ओके। इसके अलावा आपने वैसे तो बता दिया, फिर भी आप मुझे बता सकते हैं आपने कौन कौन सी वेबसाइट्स रेफर की थी रिसर्च पेपर्स पढ़ने के लिए? तो एक तो होता है कि पबमेड, वो पबमेड मेरे हिसाब से बहुत अच्छी जगह है, वहां पे आप जाके वो जो भी कीवर्ड है वो डालो, आपको बहुत सारे रिसर्च का, मतलब जो भी पेपर्स रिसेंट आए हुए हैं, और ट्राई करना कि जो भी रिसेंट पेपर्स है उसी पे ध्यान देने का, क्योंकि अगर आप बहुत पुराना पेपर पढ़ते हो ना, अगर आपको कोई आइडिया आ भी जाए, फिर आपको थोड़े टाइम बाद जाके पता चलता है कि इस पे काम हो गया है, तो फिर आपका बेकार हो जाता है हाँ, सारा मेहनत। ऑब्वियसली। फिर गूगल स्कॉलर पे भी होता है। फिर और भी होते हैं, जैसे कि नेचर, आप nature.com में जाओ, अपना वो लिखो, क्योंकि नेचर बहुत बारी आर्टिकल पब्लिश करता है उस चीज के बारे में, वहां से आपको बैकग्राउंड नॉलेज थोड़ा बनाने में कि मॉलिक्यूल के बारे में क्या ऑलरेडी पता है वो आपको। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात,
जो भी बायोटेक कंपनीज होते हैं, जैसे इपेंडॉर्फ कंपनी होता है, फिर थर्मो फिशर, ये सब कंपनीज ना अपने प्रोटोकॉल्स देते हैं कि वेस्टर्न ब्लॉट करना है तो वेस्टर्न ब्लॉट में मेरा ये प्रोटोकॉल होना चाहिए। तो वो प्रोटोकॉल से आप अपना टेक्निक लिख सकते हो। वो वहां पे स्पेसिफिक नाम मेंशन करते हैं अपने किट का, तो आप वो नाम हटा दो, बट कैसे उन्होंने किया है आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि यही स्टेप्स है। हाँ, प्रोटोकॉल्स मेंशन ये होते हैं उनमें, यस, बहुत सारी कंपनीज के होते हैं, यस। इसके अलावा मैम भी एक बहुत बड़ा डाउट ये है कि समझो किसी इंस्टीट्यूट के लिए एक बच्चा लिख रहा है एसओपी, तो क्या वहां के प्रोफेसर्स की रिसर्च पढ़ना उनके लिए जरूरी है? बिल्कुल नहीं, टू बी ऑनेस्ट बिल्कुल भी नहीं। तुमको अपना क्वेश्चन बताना है। हाँ, तुम जब इंटरव्यू में बैठोगे तब तुमको पता होना चाहिए कि हाँ ब्रॉडली इस जगह पे ये काम होता है। जैसे कि आईआईएससी बहुत डाइवर्स इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे टोटल बहुत सारे लैब्स है, तो तुम बहुत सारे लैब्स का रिसर्च इंटरेस्ट नहीं पढ़ सकते। पर तुम अगर मन में डिसाइड करके जाओ कि मैं इंटरव्यू पैनल के सामने बोलूंगी कि मुझे सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ना है, तो तुम बस वो उधर जाके देख लो कि एक लाइन में कि प्रोफेसर क्या, कुछ लोग जैसे डीएनए रिपेयर पे काम करते हैं, कुछ लोग सैल्मोनेला इन्फेक्शन पे काम करते हैं, अलग अलग चीजों पे काम करते हैं। तुमको पता है कि हाँ चलो यहाँ से क्वेश्चन आया तो शायद मैं एड्रेस कर लूंगी। जैसे टीआईएफआर में न्यूरो पे बहुत काम होता है, डेफ बायो पे बहुत काम होता है, बट वो लोग कभी तुमसे अपने रिसर्च का कुछ नहीं पूछेंगे। वो तुम्हारे जो तुम्हारा बैकग्राउंड है, अगर जैसे मेरा माइक्रोबायोलॉजी का बैकग्राउंड था, तो उन्होंने मुझे वही ग्रोथ कर्व बनाने दिया था, माइक्रोबायोलॉजी पीसीआर वगैरह पूछा था, तो वो लोग ग्रेजुएशन लेवल का ही पूछते हैं, क्योंकि वो लोग तो बहुत कुछ हाई क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे होते हैं ना। वो बच्चे के लिए समझना, मतलब पढ़ना तो दूर, समझ ही नहीं आएगा तो पढ़ेगा क्या। इसीलिए मैंने वो मेहनत नहीं की थी। लेकिन तुम जो लिखोगे उस पे जो टेक्निक्स यूज कर रहे हो, उन टेक्निक्स का बहुत साउंड नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वहां से क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि तुमने यही क्यों यूज किया, कुछ और क्यों नहीं यूज किया। तो मतलब बच्चा जो चाहे वो लिख सकता है, कुछ भी, हाँ मतलब वो जिसमें भी इंटरेस्ट है, ऐसा नहीं कि अगर किसी हाँ, बट इंस्टीट्यूट देन में। उस पे एक बात यह है कि कुछ भी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कि कैंसर पे नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि कैंसर एक बहुत इवॉल्विंग टॉपिक है, वहां पे हर दिन कुछ नया आ रहा है। हाँ, अब आप कुछ लिख दोगे फिर उसका कुछ बेसिस नहीं बैठेगा, क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल नहीं है सब कुछ समझ के लिखना। तो और सामने वाला और कैंसर एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत प्रोफेसर काम कर रहे होते हैं। अब सामने वाला प्रोफेसर किस्मत से कैंसर वाले काम करने वालों में से निकल गए, तो मतलब आपकी इंटरव्यू में बहुत बुरी हालत होने वाली है, क्योंकि वो लोग बहुत डेप्थ में जाएंगे फिर क्वेश्चन। तो टॉपिक ऐसा रहना चाहिए जो कि थोड़ा ब्रॉड हो, कि हाँ इधर से बायोलॉजी वाले, मतलब कैंसर वाले भी सवाल कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वाले भी सवाल कर सकते हैं, सेल बायोलॉजी वाले भी। ओवरऑल हर चीज में उस टॉपिक का थोड़ा 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 कुछ रहना चाहिए। बहुत डीप कुछ स्पेसिफिक टॉपिक, जैसे बहुत लोग ड्रग टारगेटिंग का लिखते हैं, वो हाँ, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको बहुत कुछ पता होना चाहिए ड्रग टारगेट। अगर आपको साउंड नॉलेज है, आप एकदम 100% कॉन्फिडेंस हो, आपने कहीं इंटर्नशिप कर रखी है उसके बारे में, तब ठीक है, तब आप उसके साथ आगे बढ़ सकते हो। बट इन जनरल आपने जीरो से शुरू किया है कि मैं कैसे क्या लिखूंगा, तो ये थोड़े डेंजरस टॉपिक्स है। जैसे कोविड, कोविड भी अभी काफी इवॉल्विंग टॉपिक है, हाँ, बहुत लोगों को लग सकता है कि अभी तो नया नया हुआ है, इस पे कुछ लिखते हैं, बट अवॉइड करना चाहिए इन चीजों को। और एक चीज कि ये कभी नहीं लिखना चाहिए कि मैं कोई ऐसा ड्रग मॉलिक्यूल या फिर कोई कंपाउंड बना दूंगा जिससे बस दुनिया का कैंसर खत्म हो गया, या शायद वो लॉजिकली फीजिबल लगे आपको, आपने जितने पेपर्स पढ़े कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आप, या किसी ऑन्कोजीन को मैंने सप्रेस कर दिया तो बस खत्म, अब कुछ कैंसर नहीं होने वाला। बट ये सब नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा अल्टीमेट कुछ लिख देते हो तो वो थोड़ा अजीब लगता है कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर वही लॉजिकली छोटे 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 करके तोड़ तोड़ के उसको समझना है कि ये पॉसिबल भी है या नहीं। अच्छा। और वैभव भाई, इसमें हम रेफरेंसेस कैसे ऐड करते हैं? जो हमारा पेपर आप जो लिख रहे हो एसओपी, तो उसमें एंड में किस तरीके से रेफरेंस को ऐड किया जाता है? तो रेफरेंसेस आप जब आप वो बैकग्राउंड लिखते हो ना, सबसे ज्यादा रेफरेंसेस हमको बैकग्राउंड में लगता है। और एक्सपेरिमेंट लिखते वक्त भी एक दो जगह पे रेफरेंसेस लगते हैं। जैसे कि जब आप जैसे मैंने लिखा था कि मेरे को आर्सेनिक का कॉन्सेंट्रेशन कौन सा यूज करना है, तो वो मैंने एक पेपर से किया था कि इधर से इस कॉन्सेंट्रेशन के बीच आर्सेनिक टॉक्सिक रहता है, तो मैं अपने सेल कल्चर में यही कॉन्सेंट्रेशन यूज करूंगी। तो उस पे आप एक अलग से लिस्ट बना के रखो अपने लैपटॉप पे। जैसे कि मैंने ये वाला लाइन इस पीडीएफ से उठाया था, इस पेपर से उठाया था, फिर ऊपर में ऐसे सब्सक्रिप्ट होते हैं, वन वन ऐड करके रख दो। फिर जो रेफरेंस की लिस्ट लगाओगे आप अलग से नीचे, वो वन, वो रेफरेंस का जो भी साइटेशन है पेपर का, अभी तो ऑनलाइन में आते हैं कि जैसे आप पेपर के वेबसाइट में जाते हो, वहां साइट करने से पेपर का लिंक आ जाता है पूरा, वो लिंक आप वहां पेस्ट कर दो।
तो जैसे जैसे आप इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते जाओगे, वो पेपर्स को भी अलग से एक जगह पे, एक फोल्डर पे अलग से बना के लिख के रखो। सो वैभवी, आप बच्चों को क्या बोलना चाहेंगे जो बच्चे अभी नए नए एसओपी लिखने वाले हैं, ऐसे 2-3 पॉइंटर्स जिनका वो ध्यान रखे? और मैं बोल रही हूँ कि बिल्कुल ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, बस उनको आ गया इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया एग्जाम में, तो अब उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तुमको अपना इंटरेस्ट ढूंढ के निकालना है, क्योंकि वही इंटरेस्ट तुमको इंटरव्यू पे भी बोलना है कि मेरा ये इंटरेस्ट है। वही इंटरेस्ट तुमको एसओपी के थ्रू भी तुम्हारा दिखेगा। तो अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से मन में फिक्स कर लेना है। वो फैंसी अगर नहीं भी हुआ तो चलेगा, अगर वो सिंपल सेल बायोलॉजी हुआ तो भी चलेगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारा इंटरेस्ट हमेशा क्रिस्पर कैस9 ही होना चाहिए, बहुत फैंसी कुछ वर्ड लगा, नहीं, सिंपल चीज इंटरेस्ट भी होनी चाहिए, क्योंकि सिंपल चीजों पे भी रिसर्च बहुत ज्यादा होते हैं। फंडामेंटल रिसर्च सिंपल चीजों पे ही होता है। तो टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट इस, तुम जो रिसर्च गैप ढूंढ रहे हो वो गैप थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। ये नहीं कि तुमने किसी और जगह से पेपर पढ़ लिया, उसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन करके तुमने वही छाप दिया, ये बिल्कुल नहीं। भले ही तुमको लगे, मतलब भले ही क्वेश्चन थोड़ा बेसिक हो, बट वो बेसिक क्वेश्चन भी तुम्हारा अपना होना चाहिए, वो कहीं और एड्रेस्ड नहीं रहना चाहिए। तो वो रिसर्च गैप ढूंढना इंपॉर्टेंट है। और फिर जो टेक्निक्स आप यूज कर रहे हो, उन टेक्निक्स के बारे में आपको साउंड नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निक्स चाहे पुरानी हो, क्योंकि हमको पढ़ाया नॉर्दर्न ब्लॉट जाता है आरएनए डिटेक्शन के लिए या फिर पीसीआर, लेकिन आजकल कोई करता नहीं। आजकल और भी आरएनए सीक्वेंसिंग ये सब टेक्निक्स आ गए हैं। तो लैब्स में आपके टेक्निक्स फॉलो नहीं होंगे, कोई नहीं वो टेक्निक, बट आपको पता होना चाहिए जो आप लिख रहे हो वो लॉजिकली करेक्ट है कि नहीं, वो क्वेश्चन एड्रेस करने के लिए। तो टेक्निक्स, आपका इंटरेस्ट और वो जो रिसर्च गैप ढूंढना, वो उसके लिए थोड़ा मतलब मेहनत करना पड़ेगा। एक बार अगर आपके पास 15 डेज का टाइम हो, तो आप 6 to 7 डेज दो वो रिसर्च गैप ढूंढ के निकालने में। एक बार ही रिसर्च गैप निकल गया, फिर धीरे धीरे आप आराम से एक्सपेरिमेंट्स तो मतलब समझ में आ ही जाते कि ये देखना है, ये देखना है, ये देखना है, वो बनाना इजी है। तो रिसर्च गैप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसके अलावा आपने तो इतने सारे इंटरव्यू भी फेस किए एसओपी के सेलेक्ट होने के बाद वैभवी, तो हाँ, आपको क्या लगा, आपसे किस तरीके क्वेश्चंस पूछे गए? आपके एसओपी से ही क्वेश्चंस आ रहे थे या आपसे जो नॉर्मल थ्योरी थी उससे भी क्वेश्चंस आ रहे थे, फ्यूचर एस्पेक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे? किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे इंटरव्यू में? तो वो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि एसओपी आपको बस एक बार ही वो लोग पढ़ते हैं कि आपका ब्रेन कितना लॉजिकली सोच सकता है। बट क्योंकि आपने जो एसओपी लिखा होता है, टू बी ऑनेस्ट, फिर आप जब 2 साल बाद आके अभी वापस देखोगे अपना एसओपी, आपको लगेगा मैंने क्या ही लिख दिया, इसका तो कोई तुक ही नहीं बैठ रहा है। जैसे कि मुझे अभी लगता है कि यार ये एसओपी तो ठीक है, लिख दिया, अब लिख दिया है। तो इंटरव्यू पैनल में जो लोग रहते हैं उनका वो काम नहीं होता है। तो अगर उन्होंने आपकी एसओपी गो थ्रू करी होगी, तो वो लोग आपसे 1-2 सवाल पूछ सकते हैं कि आपने ये जीन क्यों चूज किया, आपने ये एक्सपेरिमेंट क्यों चूज किया, या फिर अगर आप इसके जगह कुछ और यूज किया जाता, कुछ एडवांस्ड यूज किया जाता, तो आप क्या यूज करते। अगर आपका रिजल्ट इसके जगह कुछ और आया होता, तो आप उस डेटा को कैसे इंटरप्रेट करते। ज्यादा से ज्यादा यही सब सवाल पूछे जाते हैं। बहुत डिटेल में जाके एसओपी से कुछ नहीं पूछते। और ज्यादा से ज्यादा वो लोग इस बात पे ध्यान रखते हैं कि वो लोग, आप जिस भी ग्रेजुएशन, मतलब जिस भी फील्ड पे अपनी ग्रेजुएशन कर रखे हो, जूलॉजी, बॉटनी, तो वही से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। मतलब उनका क्या होता है, वो आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, ये नहीं कि वो भगाना चाहते हैं, बट आपको भी कुछ आंसर देना पड़ेगा सिलेक्ट होने के लिए। तो वो लोग आपके कंफर्ट जोन से ही आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन वो बेसिक होंगे। तो वही जैसे मैंने बताया था पिछले बारी भी, अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो मैम ने जो आपकी टेक्निक्स की कॉपी है, वो टेक्निक्स की कॉपी अच्छे से करके जाना, क्योंकि वो बहुत क्वेश्चन के आंसर दे देते हैं। और जो आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बोलोगे, मैम को वो पोर्शन भी अच्छे से करके जाना। जैसे मैंने सेल कहा था, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मैंने वो 2 कॉपीज अच्छे से करके गई थी, और मैं टेक्निक्स वाला कॉपी करके गई थी। तो अपना इंटरेस्ट प्लस टेक्निक्स, ये दोनों कॉम्बिनेशन आपका रहना चाहिए, तो इंटरव्यू क्रैक हो जाना चाहिए। तो टेक्निक्स तो मतलब मस्ट ही है, उसी के साथ साथ जो भी आपको 1-2 यूनिट्स आपको जो लगता है वो आपको करके जा रही। तो लगभग आपको क्या लगता है, हर एक इंस्टीट्यूट का जो इंटरव्यू होता है वो लगभग सेम टाइप का ही होता है, सेम बेसिस पे ही होता है हर एक इंस्टीट्यूट का? तो वो थोड़ा इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है। जैसे कि आईआईएससी का इंटरव्यू जो मैंने दिया था, वो लोग आपसे आपका नॉलेज भी देखते हैं, आपके टेक्निकल लॉजिकल ब्रेन के साथ साथ, कि आपको, जैसे कि मेरे को भी पूछा था कि ग्राफ बना के दिखाओ सेल ग्रोथ का। जैसे फिर हेफ्लिक्स लिमिट पे एक क्वेश्चन पूछा था, फिर एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस पे क्वेश्चन पूछा था, फिर 1-2 एक्सपेरिमेंट्स भी पूछे थे कि आपको कैसे पता चलेगा सेल ग्रो कर रहा है कि सेल मर गया है। आप लैक ओपेरॉन चल रहा है तो उसको कैसे कोई जीन
ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आप सब कैसे समझोगे। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे गए थे आईआईएससी में। टीआईएफआर थोड़ा ज्यादा फोकस करता है एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, वो लोग नॉलेज पे मतलब जो कि इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे उतना ध्यान नहीं देते। टीआईएफआर के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस ही जस्ट थोड़े ट्रिकी रहते हैं कि आप ये एक्सपेरिमेंट करके आपके पास कोई प्रॉब्लम है, आप कौन सा एक्सपेरिमेंट करोगे उसको सॉल्व करने के लिए। फिर पीसीआर वगैरह से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि एक प्राइमर है, दूसरा प्राइमर हटा दिया गया तो क्या होगा पीसीआर का, मतलब कैसा प्रोडक्ट बनेगा पीसीआर में। फिर आप अगर कोई जीन आपने इंसर्ट करी है, तो अगर आपने सेम प्रोटोकॉल फॉलो करा है बट प्रोटोकॉल में प्रोटीन आ रहा है, तो आपके जीन इंसर्शन क्लोनिंग के बाद क्यों प्रोटीन नहीं आ रहा है, तो उसमें आप बता सकते हो स्टॉप कोडन बीच में आ गया होगा, या फिर ओआरएफ उसका उलट गया होगा, मैंने उल्टा इंसर्ट कर दिया। तो ये सब बहुत ही कंसेप्चुअल चीजें पूछेंगे, इजी रहेंगे पर कंसेप्ट उसके पीछे होना चाहिए। फिर एक बहुत पेट क्वेश्चन है टीआईएफआर का, जैसे वो लोग बहुत बार ये पूछते हैं कि आप कैसे समझोगे कोई प्रोटीन और कोई डीएनए या फिर आरएनए इंटरेक्ट कर रहा है कि नहीं। इसका सबसे सिंपल आंसर होता है कि एमसा मतलब जेल शिफ्ट ऐसे अगर मैंने कर लिया तो बैंड इधर उधर आएगा, बस यही आंसर है। बट उसको आपको लोग इतना इंफॉर्मेशन देके पूछेंगे ना कि मैंने तुमको एक प्योर प्रोटीन दिया, उसमें वो उसका कुछ नॉवेल्टी नहीं पता, उसको बस इतना पता है कि वो इंटरेक्ट करता है डीएनए से, पर कैसे करता है नहीं पता, तो तुम कैसे बताओगे करते। तो वो लोग बहुत कहानी बताएंगे बट क्वेश्चन वही छोटा सा होता है, तो बस क्वेश्चन पे फोकस रखना, कहानी बस लोग बस कंफ्यूज करने के लिए बताते हैं। ओके हाँ, डीएनए और फिंगरप्रिंट और आइजर डीएनए पुणे फुटप्रिंटिंग भी और हम यूज कर सकते हैं। एनसीबीएस। डीएनए फुटप्रिंटिंग का भी आइजर यूज कर सकते हैं कि कहाँ पे प्रोटीन जाके बाइंड करना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो भी। फिर वो लोग ये भी पूछते हैं कि आप कैसे समझोगे कि प्रोटीन कौन से पार्ट में जाके न्यूक्लियोटाइड के बाइंड करता है, हाँ, right. उसके लिए आप फुटप्रिंटिंग कर लो, फिर उसको सीक्वेंस कर लो, तो बस वही हो गया। पर मुझे एनसीबीएस बोलो बोलो। एनसीबीएस और हाँ एनसीबीएस और आइजर पुणे वो लोग थोड़ा बायोस्टैट का क्वेश्चन भी पूछते हैं, तो वही ध्यान रखना है कि बायोस्टैट भी तुमको थोड़ी बहुत आनी चाहिए, ऐसे नहीं बहुत हाई फाई नहीं, मीन मीडियन मोड, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब थोड़ा बहुत आना चाहिए। मुझे आपकी और बातों फंक्शंस के ग्राफ। मुझे आपकी बातों से इतना जरूर समझ में आ रहा है कि टेक्निक्स बच्चे की बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये मुझे बहुत अच्छा। बहुत, क्योंकि वही सबसे इम्पोर्टेंट है। सो वैभवी, मेरा एक इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि जैसा अभी हमने देखा कि टेक्निक्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको क्या हाँ लगता है स्टूडेंट को इंटर्नशिप भी करनी चाहिए? जैसे बहुत सारे इंटर्नशिप्स होते हैं, आईआईटी प्रोवाइड करती है, आईआईएससी प्रोवाइड करती है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट इंटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं बीएससी एमएससी स्टूडेंट्स के लिए, तो क्या उनको वो सब भी करनी चाहिए? तो अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो इंटर्नशिप करने की, आपके पास समर हॉलीडेज है, आपने अप्लाई किया हुआ है, अगर आपको मिल जाए तो ऐसा नहीं है कि मत करो, ऑफ कोर्स आगे जाके इंटर्नशिप करनी चाहिए। क्योंकि इंटर्नशिप करने में आपको एक हेल्प ये होती है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। क्योंकि कॉलेज में क्या होता है, आपको वही डिफाइंड प्रोटोकॉल्स का सेट पकड़ा दिया जाता है और आपको वही देख के करना होता है, उसमें आपको पता नहीं चलता कि मैं ये क्यों कर रही हूँ, इसके क्या रीजंस मतलब क्या आउटकम्स हो सकते हैं, वो नहीं पता चलता है। पर अगर आप इंटर्नशिप करते हो, आपके साथ जो सीनियर रहता है, आप उसको देखते हो हर दिन कि वो प्रॉब्लम्स कैसे एड्रेस करें, कि हाँ चलो मेरे को कोई आरएनए देखना है, कोई प्रोटीन देखना है, तो मैं पीसीआर करूंगी, फिर पीसीआर के बाद मैं जेल रन करूंगी, तो आपको पता रहता है कि हाँ इस स्टेप के बाद ये स्टेप करना होता है। उसमें आपको एसओपी लिखते वक्त टेक्निक्स लिखने में हेल्प हो जाती है, और जब आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तब आप अपना वो प्रैक्टिकल नॉलेज लगा सकते हो कि हाँ मैंने देखा था कि ये होता है, ये प्रॉब्लम आता है पीसीआर, अच्छा आपको पता रहेगा कि पीसीआर में ऐसा ऐसा चीजें डालनी पड़ती है। तो इंटर्नशिप्स हेल्पफुल होती है बट सिलेक्शन के लिए मैंडेटरी नहीं होती, क्योंकि हमारे टाइम पे भी कोविड था, तो कोई किसी ने शायद शायद ही किसी ने कोई इंटर्नशिप करी थी, तो इसीलिए उसके लिए किसी का भी सिलेक्शन रुका नहीं। तो जिनको मिलना था, जिनके एसओपीज अच्छे थे, जैसे कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे जिनके एसओपी जिनके इंटरव्यू सुन के मेरे को लगा कि हाँ इनको मिलना चाहिए, ये लोग डिजर्व करते, उन सबको मिल गया, अच्छी अच्छी जगहों पे ही मिल गया। तो मैंडेटरी नहीं है बट रहना अच्छी बात है, क्योंकि वो आपको शायद एक अपर हैंड दे दे। ऑब्वियसली वो आपको हेल्प करेगा आगे, और आपको कॉन्फिडेंस भी लेकर आएगा मेरे ख्याल से आप में, हाँ अगर आपने इंटर्नशिप अगर आपने खुद ने परफॉर्म किया है तो आपको हाँ। हेल्प करेगा। सो फिर आप वो लोग अभी कभी आपसे सवाल भी पूछ लेते हैं कि आप तुमने कोई इंटर्नशिप करी है कि नहीं, तो फिर तब आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने ये करा है। फिर वो लोग 5-10 मिनट आपके काम के बारे में भी पूछ लेते हैं कि आपने क्या सीखा है वहां पे, तो वो एक फिर से टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन बन जाता है, जो कि आपके फोटे में होता है, जिसके बारे में आपको पता रहता है, तो आपके लिए उधर बात करना ईजी हो जाता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। सो अभी आप आईएएससी में पढ़ रहे हो, तो आपको क्या बेनिफिट लगता है आईएएससी या टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ने का, और
एज कम्पेयर टू एक नॉर्मल इंस्टीट्यूट में जो हम पढ़ते हैं, हमारे सिटी के जो कॉलेज में पढ़ते हैं उसमें, और एक हाँ, टॉप कॉलेज में पढ़ने का क्या डिफरेंस आपको लगता है? क्यों बच्चे को मेहनत करनी चाहिए आईआईटी जैम गैट भी जैसे एग्जाम्स के लिए? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको अगर बाहर पीएचडी वगैरह करने जाना होता है तो एक इंस्टीट्यूट का जो बैनर है, इंस्टीट्यूट का टैग है, वो बहुत मैटर कर जाता है कि आपने कहाँ से अपनी मास्टर्स कर रखी है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। उसके बाद ये है कि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है सब्जेक्ट्स चूज करने की। और यहाँ पे हम लोगों मतलब सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि हर एक प्रोफेसर का अपना लैब होता है, तो आपको जिस भी प्रोफेसर के कोई पढ़ाना अच्छा लगे आप उस प्रोफेसर से जाकर उनके लैब में काम सीख सकते हो, अपने सीनियर से बात कर सकते हो। और आईआईएससी में तो स्पेसिफिकली हमको पूरा 1 साल का एक डिसर्टेशन थीसिस होता है, जिसमें आपको पूरा अपना प्रोटोकॉल मतलब जो भी सीनियर का जो भी काम, से फॉर एग्जांपल किसी ने पीएचडी में कुछ फाइंडिंग्स कुछ रिजल्ट्स आए हैं, उसी काम को आपको आगे बढ़ाना होता है, तो वो आपको इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं। वो एक फायदा है। और फिर एक और फायदा ये है कि आप दूसरे अपने नेटवर्क्स पे भी काम कर सकते हो, क्योंकि आपके प्रोफेसर्स के भी पास बहुत नेटवर्क्स होते हैं। तो आप उनके थ्रू किसी और कॉलेज में कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना हुआ, कोई लेक्चर अटेंड करना हुआ, या फिर कहीं कुछ कोलैबोरेशन में काम चल रहा है, फिर आप वहां जाके विजिट कर सकते हो। और फोर्थ ये है कि बहुत सारे रिनाउंड लोग आते हैं यूजुअली टॉक्स वगैरह देने, जैसे कि हमारे यहाँ पर ही जैसे वेंकट रामकृष्णन, मतलब जो वेंकी रामकृष्णन है, उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन वगैरह पे काम कर रखा, वो नोबेल प्राइज है। फिर ऐसे बहुत, फिर रॉन फेल्ड, ये सब बहुत लोग आए हुए थे। आपको उनका टॉक सुनने को मिलता है, आपको लगता है कि हाँ ये लोग ऐसे काम किए हैं। अब जैसे आप सुनते हो ना ऐसे लोगों के लेक्चर्स, शायद आपको समझ में बहुत कम आता है, बट फिर वो लोग अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपनी स्टोरीज बताते हैं, उन्होंने कैसे क्वेश्चंस एड्रेस किए, क्या डिफिकल्टीज थी उनकी लाइफ में, तो आपको वो सब का भी एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि बहुत कुछ उनसे सीखने का होता है, क्योंकि उनका रिसर्च हमारे लेवल से बहुत ऊपर होता है। बट एज अ पर्सन जब आप उनका टॉक सुनते हैं, आपको मोटिवेशन भी मिलता है कि हाँ ये लोग देखो, ये इतने सामने इतने अच्छा काम कर रहे हैं, इतना बढ़िया कर रहे हैं, और ये हमारे सामने खड़े हैं। आप उनसे सवाल कर सकते हो, आप उनसे जाके डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो ये एक बहुत प्लस पॉइंट है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके आप रिसर्च की तरफ थोड़ी इंक्लाइन भी हो जाते हो, क्योंकि रिसर्च में आपको बिल्कुल। इंटरेस्ट भी आने लग जाता है? क्योंकि जब बीएससी के बाद स्टूडेंट आईआईटी जैम की तैयारी करता है तो वो यही पूछता है कि मैम रिसर्च में जाएं या ना जाएं। सबसे बड़ा डाउट यही देखो होता है। अब वो रिसर्च एक ऐसी चीज है जिसको विद टाइम आप डिस्कवर करोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आप खुद रिसर्च मटेरियल हो भी या नहीं। हाँ। बहुत लोगों को पीएचडी के बाद रियलाइज होता है कि इंडस्ट्री में शिफ्ट कर जाना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, रिसर्च बहुत अच्छी चीज है, मेरे को आगे जाके अपना लैब खोलना है, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाना है। तो वो आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करोगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद वही 11th 12th वाली बात रहती है कि कुछ पता ही नहीं होता है कि आगे बायोलॉजी में क्या है। हम लोगों को बहुत जैसे कि बहुत स्ट्रक्चर्ड चीजें पढ़ाई जाती है कि सेल बायो में इतना ही पढ़ रहा है तुमको हाँ। एग्जाम निकालने के लिए। बट अगर अभी तुम जैसे आगे आओगे ना, तो तुम देखोगे कि भाई ये इतना क्या हो रहा है। जैसे कि सिग्नलिंग मैंने जब आपसे पढ़ा था, तो सिग्नलिंग में मैंने वही जीपीसीआर, आरटीके, एमटॉर, यही सब पाथवेज पढ़े थे। पर अभी मेरा लैब सिग्नलिंग का ही लैब है, और हम लोग मेजरली जीपीसीआर पे ही काम करते हैं। पर हम लोग एजिंग के क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, एजिंग बायोलॉजी। तो वही लगता है कि यार एजिंग में जीपीसीआर का क्या रोल है, कभी सोचा ही नहीं था कि कुछ हो भी सकता है कि। तो वही आप धीरे धीरे एक्सप्लोर करोगे ना, तो वही जो बहुत बेसिक चीजें हैं वो इतने अच्छे से सामने आती है, आपको लगता है कि नहीं रिसर्च करना भी सही है। तो थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद डिसीजन लेना चाहिए, ये नहीं कि अभी से सोच लिया कि नहीं जाना है। सो पीएचसी के बाद जैसे स्टूडेंट का डाउट होता है कि वो एमएससी करे या फिर इंटीग्रेटेड पीएचडी में जाए, ये बहुत बड़ा हाँ डाउट होता है। तो शायद इसलिए आपने भी हाँ एमएससी चूज किया हाँ इंटीग्रेटेड हाँ पीएचडी हाँ। की जगह, ताकि तो आपका मेरा एक्चुअली दो चीज था कि एक तो मेरे को थोड़ा ट्राई करना है अगर बाहर से मैं पीएचडी कर पाऊँ तो। और वैसे इंडिया खराब जगह नहीं है, अच्छी जगह है, आईआईएस में भी बहुत बढ़िया काम होता है पीएचडी के लिए, ऐसा नहीं है। बट वही थोड़ा रहता है कि अगर बाहर जा सके तो अच्छी बात है, तो इसलिए मैंने एक एमएससी चूज किया था। और इंटीग्रेटेड पीएचडी में ना कभी कभी हो जाता है कि आपने जो लैब चूज करा है आपको उसका काम अच्छा नहीं लग रहा हो, तब वो आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। बट अगर आप ओनली एमएससी कोर्स में हो, तो आपको एक बारी वो ऑप्शन मिलता है कि आप एक बारी और चेंज कर सको अपने लाइफ में। बट यूजुअली थोड़ा लैब चूज करने के टाइम अगर आप अवेयर हो कि चूज करो, तो इंटीग्रेटेड पीएचडी भी कोई बुरी ऑप्शन नहीं है। और अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको पीएचडी करना ही है, तो अच्छी बात है ना, आपको दोबारा सीएसआईआर वाली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस हाँ। सीएसआईआर निकल जाए काफी है।
तो वो भी प्लस पॉइंट ही है इंटीग्रेटेड पीएचडी चूज करने का। और कभी कभी तो इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछते हैं इंटीग्रेटेड पीएचडी वाले कि तुम क्यों चूज करना चाहते हो, तो उसमें सच जवाब देना कि जो तुम सच में चाहते हो, ये नहीं कि बहुत कुछ बना के बोल दिया, लेकिन क्योंकि लोग पकड़ लेते हैं। तो वही, क्योंकि लंबा सफर है, 6-7 साल का, एकदम से आपके पास सफर आ जाता है, तो आपको चूज करना चाहिए अच्छे से। बिल्कुल। सो वैभवी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद बंसल बायोलॉजी, और इतने अच्छे से स्टूडेंट्स को बताने के लिए कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। मैं पूरी उम्मीद है कि बच्चों को ये जो वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। थैंक यू सो मच वैभवी।